राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो है कि रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए उसे आज हम लोग देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, तो एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? तो 0.8 सेकेंड होती है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। 0.1 सेकेंड होती है, 0.8 सेकेंड। तो एक स्वस्थ हृदय 70 से 72 बीट्स प्रति मिनट की सामान्य दर मानक मानकर प्रत्येक हृदय चक्र या दिल की धड़कन चक्र पूरा करने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लेती है। हृदय के दो अलिंद और दो नीले होते हैं। हृदय कितने अलिंद होते हैं? दो अलिंद होते हैं और दो नीले कक्ष होते हैं। उन्हें बाएं अलिंद और दाएं अलिंद के रूप में जोड़ा जाता है, यानी बाएं और वेंट्रिकल के साथ बाएं एट्रियम, दाएं वेंट्रिकल के साथ जो कि दाएं एट्रियम, और वे लगातार कार्डियम चक्र को दोहराने के लिए मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है। हृदय हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक हैं मायोकार्डियम एवं ऊतक। तो क्या है? रेशेसदार है। रेशेसदार जो है कि इसके घटक हैं। तो मायोकार्डियम एवं रेशेसदार ऊतक है। तो हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है जिसके घटक मायोकार्डियम एवं रेशेदार ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं हृदय आवरण के दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य, लसिका द्रव्य और एंडोकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। तो हृदय आवरण के दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। पेरिकार्डियम हृदय के चारों ओर एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है। पेरिकार्डियम द्रव्य जो है कि हृदय के चारों ओर एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं, तो उसे रक्ताल्पता कहते हैं। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को रक्ताल्पता कहते हैं। रक्ताल्पता का साधारण अर्थ है रक्त की कमी। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। रुधिर वाहिका यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से रक्ताल्पता के लक्षण प्रकट होते हैं। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। हीमोग्लोबिन जो है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है और इनकी संख्या में कमी आने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। तो रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 120 मिली प्रति 100 मिली रक्त होती है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त एवं ऊतकों के कीटोन बॉडीज एकत्रित होती हैं। रक्त एवं ऊतकों के कीटोन बॉडीज जो है कि एकत्रित होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं? तो डायबिटीज कोमा में होती हैं। कहाँ पर? डायबिटिक कोमा में होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कीटो कीटो एसिडेटा, कीटोन अम्लमयता या कीटो एसिडोसिस उस स्थिति को कहते हैं जिसमें शरीर में कीटोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। मानव शरीर में बनने वाले दो प्रमुख कीटोन हैं एसीटो एसिटिक अम्ल तथा बीटा हाइड्रा एक्सी ब्यूटीरेट। इनमें से कौन सा? एसिटो एसिटिक अम्ल तथा बीटा हाइड्रा एक्सी ब्यूटीरेट। इनमें से निर्माण वसा अम्लों के टूटने से एवं अमीनो अम्लों के डी एमिनेशन से होता है। उच्च डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में रक्त के अंदर अम्ल बनने लगता है। लंबे समय तक मधुमेह होने के कारण यह होता है। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कहते हैं। निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को जो कि कार्डियक आउटपुट
आउटपुट कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नीले द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का वह संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो वह कौन सा संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है? तो हृदय शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त के शरीर के लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाए रक्त परिसंचरण। परिसंचरण शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। इस संस्थान में पहला हृदय जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, और दूसरा धमनियां जो हृदय से विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती हैं। तीसरा अंग जो कि सिरा है जो विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्र करती है और इससे वापस हृदय की ओर भेजती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? ओ रक्त समूह में जो है कि कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते। इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो मानव रक्त में समूह में वर्गीकरण आरबीसीएस में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर किया जाता है। इनका वर्गीकरण सर्वप्रथम लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ए बी ओ। और ओ रक्त समूह कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, लेकिन रक्त प्लाज्मा से ए तथा बी दोनों प्रकार के प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है, परंतु ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ए बी और ए बी ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से जो कि रक्त दान कर सकता है, परंतु ओ रक्त समूह वाले जो कि ए बी को रक्तदान दे सकते हैं, परंतु इसके रक्त को नहीं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग होते हैं 7% होते हैं। तो कितना होते हैं? 7% हो जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त में आयतन लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में जो कि 90 से 92% जो कि जल तथा 6 से 8% जो कि प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है, जिसमें फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग पाराशरणी संतुलन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? तो जो है कि 7 माइक्रोमीटर होता है। 7 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 7 माइक्रोमीटर। तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का व्यास लगभग 7.5 गुणे 10⁻4 सेमी जो कि 7.5 माइक्रोमीटर या 7 माइक्रोमीटर का मीटर मिलियन है। और आरडब्ल्यूबीसी व्यास लगभग जो कि 0.01 सेमी से 15 गुणे 10⁻4 सेमी या आवर में 15 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आरबीसी में क्या नहीं होता है? आरबीसी में क्या नहीं होता है? केंद्रक, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, पानी। तो जो कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर ए, इसमें बी बताया पर ए होगा, केंद्रक नहीं होता है। तो 40%, तो पूरे रीढ़ का 40% भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। इसकी औसत है जो कि 120 प्रतिदिन है। इसकी खोज एंटोनी लुवेन ने की थी। इसकी खोज लाल रक्त कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है, तो इसकी खोज आरबीसी जो कि 120 दिन तक होती है, और खोज जो कि एंटोनी लुवेन हॉल ने की थी इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है, तो क्या कहलाता है?
ल्यूकेमिया कहलाता है। तो इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया कहलाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया खून से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है जिसमें ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर में WBC व्हाइट ब्लड सेल की संख्या समान रूप से बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया में जो कि WBC की संख्या समान रूप से बढ़ जाती है। जब WBC के DNA को क्षति पहुंचती है तो ल्यूकेमिया बीमारी विकसित होती है। कैंसर की कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बढ़ती हैं और अस्थि मज्जा में रहकर स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को सामान्य रूप से बढ़ने और कार्य करने में रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त को जमने में कौन सहायता करता है। रक्त को जमने में जो कि कौन सहायता करता है, तो फाइब्रिनोजेन जो कि सहायता करता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन जो कि सहायता करता है। तो फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। गंभीर चोट, गंभीर कार दुर्घटना या बड़ी सर्जरी और प्रसव संबंधी जटिलताएं जिसमें रक्त में फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता होती ताकि खून बनने से होने वाली मृत्यु को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणु का निर्माण होता है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणु का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट का निर्माण जो कि वयस्क मानव में अस्थि मज्जा, बोन मेरो में और भ्रूण अवस्था में जो कि प्लीहा या यकृत में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण वयस्क अवस्था में जो कि अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में होता है और भ्रूणीय अवस्था में जो कि प्लीहा या यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंध स्थान होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंध स्थान होते हैं तो 4 होते हैं, 4 बंध स्थान होते हैं। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, 4 होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंध स्थान होते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन का एक प्रकार है जिसमें आयरन का एक अणु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर मौजूद एक 4 जंजीरों वाला प्रोटीन है। इस तरह एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 ऑक्सीजन बंध स्थान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है तो दाएं हार्दिक धमनी या बाईं हार्दिक धमनी या फुफ्फुसी धमनी या ग्रीवा धमनी। तो मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है तो कौन सी है, तो जो है कि फुफ्फुसी धमनी हो जाएगा इसका आंसर। फुफ्फुसी धमनी जो कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है तो यह फुफ्फुसी धमनी है। मानव शरीर में एकमात्र धमनी फुफ्फुसी धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है और बाकी जो कि दाईं हार्दिक धमनी और बाएं हार्दिक धमनी, ग्रीवा धमनी ऑक्सीजन वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता निम्न की कमी से होता है तो विटामिन B12 की कमी से और फोलिक अम्ल की कमी से होता है। तो पहला चौथा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मेगलोब्लास्टिक रक्ताल्पता विटामिन B12 और फोलिक अम्ल की कमी से होती है। आरबीसी तथा अस्थि मज्जा और शरीर में अन्य कोशिकाओं को समान रूप से विकसित होने के लिए विटामिन B12 और फोलेट उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है। एंजाइम, फाइब्रिन, सल्फर, कार्बन। हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है, तो जो है कि फाइब्रिन होता है। कौन सा प्रोटीन, तो फाइब्रिन, इसका आंसर फाइब्रिन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो हमारे रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है। फाइब्रिन रक्त के थक्के में शामिल एक रेशेदार गैर गोलाकार प्रोटीन है। यह फाइब्रिनोजन पर प्रोटीन थ्रोम्बिन की क्रिया पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीमराइज्ड फाइब्रिन प्लेटलेट के साथ मिलकर घाव स्थल पर एक हीमेटोटिक प्लग या रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है। रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है तो रक्त का थक्का जमना जो कि रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है। तो इसका आंसर बी हो जाए। विटामिन रक्त में वह क्षमता पैदा करता है जिसके फलस्वरूप बहता हुआ रक्त जमकर थक्का बनता है तथा
उसका बहना रुक जाता है। यह क्रिया रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की उचित मात्रा में उपस्थिति के कारण होती है। रक्त हानि की रोकथाम रक्त का थक्का जमना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदय वाहिनी रोगों को कम कर सकते हैं। एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदय वाहिनी रोगों को कम कर सकते हैं। तो बुरा भोजन, शारीरिक निष्क्रियता, दबाव, बढ़ा हुआ लिम्फोप्रोटीन। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदय वाहिनी रोगों को कम कर सकता है, तो शारीरिक निष्क्रियता जो है कि कम कर सकता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो शारीरिक निष्क्रियता एक जोखिम कारक है जिसके लिए हस्तक्षेप हृदय वाहिनी रोगों को कम कर सकते हैं। रक्त कोशिका जो मोनोसाइटिक से छोटी होती है और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, तो वह कौन सा है? तो लिम्फोसाइट होगा। लिम्फोसाइट होगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट। तो रक्त कोशिका जो मोनोसाइट से छोटी होती है और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, उसमें लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या का 20 से 40% तक होते हैं। प्रति घन मिली रक्त में इनकी संख्या 15 से 2500 तक की होती है। इनका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस एक समूह को सर्वदाता माना जाता है? तो वर्ग ओ को जो है कि सर्वदाता माना जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वर्ग ओ को समूह को जो है कि सर्वदाता माना जाता है और सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रक्त की लाल कोशिकाओं में और प्लाज्मा के द्रव्य सीरम में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तत्व होते हैं। इस आधार पर रक्त को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ए वर्ग और बी वर्ग और ए बी और ओ वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आर एस तत्व हैं। तो आर एस तत्व जो कि एंटीडोट का प्रकार है। एंटीडोट का प्रकार है। आर एस तत्व क्या है? एंटीडोट का प्रकार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आर एस तत्व एंटीजेन का प्रकार है। एंटीडोट इसमें परिजन होगा। एंटीजेन का प्रकार है। आर एच तत्व का परीक्षण सर्वप्रथम रेहस्यस बंदर पर किया गया। किस पर? रेहस्यस बंदर पर किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया आर एच तत्व। रक्त के लाल रक्त कणों में आरबीसी में पाया जाता है, अतः यह तत्व रक्त में है जो धनात्मक प्लस बीई आर एच कहलाते हैं। किंतु यदि तत्व रक्त में नहीं है तो ऋणात्मक माइनस बीई आर एच कहलाते हैं। अगर यह तत्व रक्त में है तो धनात्मक कहलाते हैं। अगर यही तत्व जो है कि नहीं है तो ऋणात्मक कहलाते हैं, आर एच कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि पुरकिंज तंतु कौन होते हैं? तो पुरकिंज तंतु होते हैं तो हृदय में होते हैं। पुरकिंज तंतु हृदय में होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो हमारे शरीर में पुरकिंज तंतु होते हैं जो हृदय में उपस्थित होते हैं। यह तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। यह हृदय के एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से उत्पन्न संवहन सिग्नल को ग्रहण करते हैं, साथ ही दाएं और बाएं निलय को उद्दीपित करते हैं, जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुरकिंज तंतु होते हैं। तो पुरकिंज तंतु हृदय में होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पुरकिंज तंतु कहाँ पर होते हैं? हृदय में होते हैं। तो हमारे शरीर में पुरकिंज तंतु होते हैं जो हृदय में उपस्थित होते हैं। ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। कौन सा? पुरकिंज तंतु जो है कि हृदय में एक नेटवर्क का कार्य करते हैं। यह हृदय में एंटियोवेंट्रिकुलर नोड एएनवी से उत्पन्न संवहन सिग्नल को ग्रहण करते हैं, साथ ही दाएं और बाएं निलय को विपित करते हैं, जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आता है? श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो अर्जित रोग क्षमता, प्राकृतिक रोग क्षमता, कृत्रिम रोग क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आता है।
तो श्वेत रक्त कणिकाओं WBC से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आती है। WBC कणिकाएं रक्त में बाहर में से आए विकारों और रोग के छोटे छोटे कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं और शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाती हैं। संभवतः इसी कारण इन्हें शरीर रक्षक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन है तो कौन सा है? तो कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन जो है कि लौह तत्व युक्त प्रोटीन जो है कि हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल में अस्थि लौह तत्व युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। प्रसव के बाद पहले 2 से 3 दिनों तक स्तनों से निकलने वाले पीले गाढ़े को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। यह प्रोटीन और विटामिन ए से परिपूर्ण होता है और इसमें संक्रमण रोधी कारक भी होते हैं। पहले कुछ महीनों में यह शिशु को कई संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। यह पाचन एंजाइमों के विकास में भी सहायक होता है। यह जो है कि पाचन एंजाइमों के विकास में भी सहायक होता है। अतः यह अति आवश्यक है कि नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रॉल पिलाया जाना चाहिए। एंथ्रोस्क्लेरोसिस नाम रोग से संबंधित होता है। तो यह किससे संबंधित होता है? तो एंथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग जो है कि रक्त परिसंचरण से संबंधित होता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। एंथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग रक्त परिसंचरण से संबंधित होता है। वसा के अधिकता से एंथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे मोटापा उत्पन्न होता है जो अपने साथ उच्च रक्तचाप मधुमेह व हृदय रोग की जैसी समस्या लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण है। रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण क्या है? प्यास लगना एवं बारंबार गुदा त्याग, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती, प्यास लगना एवं सुस्ती, प्यास लगना बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। तो क्या होगा? रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण क्या है? तो जो है कि प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो मधुमेह जिसे चीनिया पेशाब या डायबिटीज मेलाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनिया पेशाब या डायबिटीज मेलाइट्स भी कहते हैं। यह शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स के अल्प स्तर के कारण होता है। रक्त शर्करा के स्तरों के नियंत्रण ना होने पर समान लक्षण प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि SGPT संबंधित है। तो SGPT संबंधित है, किससे संबंधित है? तो SGPT जो कि पेनक्रियास से या लीवर से या हृदय से। तो इस लीवर से, इसका लीवर, तो यह लीवर से संबंधित है। इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। SGPT लीवर से संबंधित है। तो SGPT सोडियम ग्लूटामिक प्यूरोबिक ट्रांसमिनेशन का संक्षिप्त रूप। यह जीपीटी एक प्रकार का एंजाइम है जो हृदय कोशिकाओं तथा लीवर में पाए जाते हैं। यह जीपीटी का रक्त में स्रावण तभी होता है जब हृदय या लीवर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे वायरस, हेपेटाइटिस या हार्ट अटैक। जब हृदय अथवा लीवर क्षतिग्रस्त होते हैं तो रक्त का यह जीपीटी स्तर अचानक बढ़ जाता है। अतः लीवर या हृदय संबंधी रोग की पहचान के लिए यह जीपीटी स्तर माप कर रोगों का पता लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हृदय में डायस्ट्रोम के समय सभी चेंबर फैलते हैं, सभी चेंबर सिकुड़ते हैं, एंट्रिया सिकुड़ता है या वेंट्रिकल सिकुड़ता है। तो जो कि हृदय में डायस्ट्रोम के समय क्या होता है? तो डायस्ट्रोम के समय जो कि सभी चेंबर फैलते हैं। क्या होते हैं? सभी चेंबर फैलते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सभी चेंबर फैलते हैं, तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। तो प्रसारण या डायस्ट्रोल स्कंदन की इस प्रवस्था में हृदय पेशियों की अनुपस्थिति के फलस्वरूप हृदय का आयतन बढ़ जाता है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर वापस जाने वाली सिराएं अपना रुधिर हृदय में भर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में WBC की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 5000 से 10,000 पाई जाती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 5000 से 10,000 तक पाई जाती है। तो श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट को
WBC भी कहते हैं। श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट को WBC भी कहते हैं। RBC से बड़े, रंगहीन और केंद्रीय होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। एक वयस्क मानव के शरीर में इनकी संख्या 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर रक्त में होती है। ये दो प्रकार की होती है। कणिका में WBC या ग्रेन्युलोसाइटस होता है और कणिका विहीन न्यूलोसाइटस WBC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के हृदय की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः सेमी होती है। मनुष्य के हृदय की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः सेमी होती है। तो कितनी होती है? तो 10 जो की लंबाई होती है, 12 जो की लंबाई होती है, 10 जो की चौड़ाई और 6 जो की मोटाई होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार होता है। तो पसलियां और स्टर्नल इसकी रक्षा करती हैं। मनुष्य के हृदय में जो कि पसलियां और स्टर्नल इसकी रक्षा करती हैं। हृदय महीन दीवार की बनी एक थैली बंद रहती है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डी कहते हैं। हृदय की सतह पर स्थित अंदर की ओर वाला आवरण को विसरण पेरिकार्डी या इंडोकार्डी कहते हैं। देह भित्ति के ओर बाहरी आवरण को भित्ति हृदय आवरण या पेराइड पेरिकार्डियम कहते हैं। यही एपिकार्डियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित होते हैं। तो संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त कहाँ पर एकत्रित होते हैं? तो जो है कि सिराओं में, धमनी में, केशवाहिनी में, कोसा में। तो संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित होते हैं। तो यह जो है कि सिराएं में होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो सिराएं जो कि संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित करती हैं, वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस लाती हैं। धमनियां जो है कि हृदय से पूरे शरीर में ले जाती हैं और सिराएं जो कि पूरे शरीर से हृदय में वापस लाती हैं। तो पल्मोनरी सिराओं के अलावा इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इनकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती है। इनका भीतरी भाग अधिक होता है। इनमें रुधिर बहुत कम दबाव के कारण सामान्य गति से बहता है। ये रुधिर न रहने पर चिपक जाती है। इनका रंग नीला या बैंगनी होता है। यह प्राय त्वचा के समीप होती है। इनमें हर समय रुधिर का लगभग 75% अंश भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खून में फास्टिंग ग्लूकोज की समान संघनता होती है। कंसंट्रेशन होता है तो कितना होता है? खून में फास्टिंग ग्लूकोज की समान संघनता होती है तो कितना होता है? तो जो है कि 110 से 120 मिली प्रति 100 ml होती है। 110 से 120 मिली mg प्रति ml होती है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त में ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर कितना होता है? रक्त में ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर कितना होता है? तो 200 से 250 mg प्रति डे होता है, प्रति DID होता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपर बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं तिल्ली, अग्नाशय, यकृत, कोई नहीं। अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तिल्ली, अग्नाशय, यकृत, तो इसे जो है कि तो उसे तिल्ली कहते हैं। तो उसे तिल्ली कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्लीहा या तिल्ली शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में एक रक्त शोध की तरह कार्य करते हैं और पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं यही रिसाइकिल होती हैं, जो कि पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं यहीं पर रिसाइकिल होती हैं, प्योर होती हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं प्लेटलेट यही स्कोर होते हैं। इसी कारण इसे WBC बैंक या RBC लाल रक्त कोशिकाएं कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा या तिल अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी हिस्से में बाएं कोने पर लसिका के समान अंडाकार लंबाई में लगभग 3 से 5 इंच होती है, स्थित होती है। इसके बढ़ने से मलेरिया, छत्तुच्च रक्ताल्पता जैसी समस्या होती है। तो इसके बढ़ने से कौन सी समस्या होती है? मलेरिया, छत्तुच्च रक्ताल्पता जैसी समस्या जन्म लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से घटक जो है कि हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं? तो विटामिन सी, लोह, विटामिन B12, प्रोटीन। तो यह सभी घटक जो है कि हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो रक्त की जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्रचलित लीवर की बीमारी का संकेत देते हैं। तो रक्त के क्या पूछा है? रक्त के जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्रचलित लीवर की बीमारी का संकेत देते। तो जो है कि सीरम बिलिरुबिन बढ़ना, सीरम बिलिरुबिन बढ़ना, सीरम एल्बुमिन कम होना, और जो है कि सीरम ग्लोबुलिन बढ़ना हो जाएगा, सीरम ग्लोब्यूलिन बढ़ना हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा है, तो पहला, तीसरा, चौथा जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, तो क्या बदलता है? तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में जो है कि थ्रोम्बिन बदल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थ्रोम्बिन बदल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक समान वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है, एक समान वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है, तो कितनी है? तो 5 लीटर है। एक समान वयस्क में रक्त की औसत मात्रा 5 लीटर है। तो एक समान वयस्क में रक्त की औसत मात्रा 5 लीटर होती है। मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 7% रक्त होता है। मानव रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थ्रोम्बोसाइट को भी कहते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट को जो है कि प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा जो है कि शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है? तो जो है कि हीमोग्लोबिन शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो कि शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसलिए जब तक फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाएं प्रभावित होती हैं तो वायु में ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है और तत्पश्चात शरीर परिभ्रमण के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर उष्णता तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक संयोजक ऊतक है, तो एक संयोजक ऊतक इनमें से कौन सा है? तो अमाशय, कार्डियक ऊतक, रक्त। तो रक्त जो कि एक संयोजक ऊतक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है, कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि क्या है? तो जो है कि कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि प्रसारण है, प्रसारण है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, प्रसारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के भाग से जुड़ता है, तो ऑक्सीजन अणु जो कि किसके भाग से जुड़ता है? तो हिम के भाग से जुड़ता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, हिम के भाग से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का पीएच है, तो रक्त का पीएच क्या होगा? तो रक्त का पीएच जो कि 7.4 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा रक्त का पीएच। तो लाल रक्त का चिपचिपा हिस्सा या जल से कुछ भारी अपारदर्शी हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। रुधिर वाहिनियों व हृदय में से होता हुआ यह पूरे शरीर में लगातार परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हृदय मांसपेशियों का बना होता है, कार्डियक, धारेदार, मृदु। तो हृदय मांसपेशियों का बना होता है, तो कौन से मांसपेशियों का बना होता है हृदय? तो हृदय जो है कि कार्डियक मांसपेशियों का बना होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त की प्रकृति हल्की होती है, तो रक्त की प्रकृति क्षारी हल्की क्षारी होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, हल्की क्षारी होती है। तो रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। रक्त के मान का मान जो कि 7.4 होता है। एक वयस्क में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराल्ड, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, मृत्यु प्रसव, परिपक्व, तो मृत्यु प्रसव हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसमें धनात्मक बताया है। तो यदि
एक आर्य धनात्मक व्यक्ति एक आर्य ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम जो कि धनात्मक भ्रूण हो जाएगा। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो सकता है? तो अनीमिया हो सकता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन की पहचान करें। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन की पहचान ग्लूकागॉन हो जाएगा, ग्लूकागॉन हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन जो कि मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, यह हार्मोन संघनाशय के एक कोशिकाओं द्वारा स्रावित हो हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणों का निर्माण जो कि अस्थि मज्जा में होता है और अस्थि मज्जा में होता है। तो लाल रक्त कणों का कणिकाएं या इंथ्रोसाइटिक छोटी चपटी गोल तथा छोटे ओर से बीच में दबी होती है। लाल रक्त कणिकाएं की आकार कैसा होता है? इंथ्रोसाइट छोटी चपटी गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 45 से 50 लाख तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण ना होने पर समान लक्षण है। रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण ना होने पर समान लक्षण क्या है? तो प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती हो जाएगा। तो मधुमेह जिसे चिनिया पेशाब या डायबिटीज मेलाइट्स भी कहते हैं, शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्प श्रावण के कारण होता है। रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण न होने पर समान लक्षण प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाएं के निर्माण के किन दो की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं के निर्माण के किन दो की आवश्यकता होती है? लोह और जिंक, फोलिक एसिड और लोहा, लोहा और पोटेशियम, लोहा और मैग्नीशियम। तो फोलिक एसिड एवं लोहा के होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह एक संयोजिक ऊतक है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ए यह एक संयोजिक ऊतक है। तो इसका घनत्व जो है कि 0.04 से 1.07 तक होता है। यह हल्का जो है कि क्षारीय होता है। इसका पीएच मान जो कि 7.3 से 7.4 और समान रूप से 7.4 तक होता है। इनमें से कौन सी विशेषताएं रक्त कोश का इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? इनमें से कौन सी कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? तो इसका क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट। एक श्वेत रुधिराणु की संख्या 20 से 40% तक होते हैं। प्रति घन मीटर रक्त में इनकी संख्या 15 से 2500 तक होती है। इनका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रतिरक्षी क्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नाश निम्न में से कौन करता है? रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाश निम्न में से कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन करता है? तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाश निम्न में से जो है कि श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि करती हैं। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के रोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणुओं का नाश करते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में इसकी संख्या 5 से 9,000 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को ल्यूकोमिया या रक्त कैंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हृदय में डायस्टोन के समय सभी चैम्बर फैलते हैं। तो सभी चैम्बर जो कि फैलते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाए, हृदय में डायस्टोन के समय जो कि सभी चैम्बर फैलते हैं। डायस्टोन स्पंदन की इस व्यवस्था में हृदय पेशियों की अनुपस्थित के फलस्वरूप हृदय का आयतन बढ़ जाता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर वापस जाने वाली शिराएं आपस रुधिर हृदय में भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को मुख्य कार्य है।
श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, ऊर्जा देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो जो कि शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों से बचाना होता है। WBC आरबीसी से बड़े रंगहीन और केंद्रित होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। WBC हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं को मार देती है तथा शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करती है। इनका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं वह कौन है? रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, तो हृदय से रक्त ले जाती हैं तो धमनियां होंगी, और रक्त को लाती हैं तो शिराएं हो जाएंगी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वग्राही रुधिर का ग्रुप है। सर्वग्राही, स्वर मतलब सभी से रक्त लेने का ग्रुप कौन सा है? तो ए बी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, और सर्वदाता ओ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि धमनियां रक्त में ले जाती हैं, धमनियां रक्त ले जाती हैं तो हृदय से ले जाती हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, हृदय से ले जाती हैं धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त शर्करा का स्तर ऑक्सीजन नियंत्रण होता है। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है तो एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। तो रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। एंड्रिनल ग्रंथि वृद्धि के शीर्ष पर पीले भूरे रंग की 4 से 6 ग्राम वजन की एक टोपी जैसी संरचना होती है। एंड्रिनल ग्रंथियां शरीर को संकट के समय सामना करने हेतु तैयार करती हैं, जिसके कारण शरीर एक रासायनिक सुरक्षा तंत्र प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन है, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक जो है कि फोलिक एसिड है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, फोलिक एसिड है। तो फोलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। यह शरीर में लाल रक्त कणिकाओं तथा अन्य रक्त कोशिकाओं के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। भोजन में पाए जाने वाला फोलिक एसिड फोलेट के रूप में प्राप्त होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फेगोसाइटस एक प्रकार है। फेगोसाइटस एक प्रकार है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, बिम्बाणु का, लसिका का। तो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का। फेगोसाइटस डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार जो बाहर से आने वाले कणों को नष्ट कर देती है तथा उनका भक्षण कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय से प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले रक्त की मात्रा होती है लगभग 5 लीटर होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, लगभग 5 लीटर होती है। आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में प्रतिदिन लगभग 5 लीटर रक्त प्रवाहित होता है। एक धड़कन में हृदय लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय धड़कन पर नियंत्रण पेसमेकर करता है जो दाएं लिंग में होता है। इसे हृदय का हृदय भी कहते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत रक्तकण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आता है? श्वेत रक्तकण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो कृत्रिम रोग क्षमता, अर्जित रोग क्षमता, प्राकृतिक रोग क्षमता। तो श्वेत रक्त कण से के उत्पन्न रोग, तो प्राकृतिक रोग क्षमता जो कि श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता जो है कि प्राकृतिक रोग क्षमता की कोटि के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पल्मोनरी शिरा रक्त का संचार करती है। तो पल्मोनरी शिरा रक्त का संचार कहाँ करती है? तो यह जो है कि शुद्ध रक्त हृदय से करती है, शुद्ध रक्त हृदय से करती है। तो इसका आंसर डी सही है, पल्मोनरी शिरा रक्त का संचार शुद्ध रक्त हृदय से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र में शिराएं व रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं। पल्मोनरी शिरा और अम्बालिकल शिरा को छोड़कर अन्य सभी शिराएं शरीर से अशुद्ध
डीऑक्सीजीनेटेड रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, जबकि पल्मोनरी और अम्बालिक सिरा हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है, तो हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिस्टोलिक दाब होता है जब रक्तदाब सर्वाधिक होता है। सिस्टोलिक दाब होता है जब रक्तदाब सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, रक्तदाब सर्वाधिक होता है। तो किसी व्यक्ति के रक्तचाप में सिस्टोलिक अथवा डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक अर्थात धमनियों के उच्च रक्तचाप, जबकि डायस्टोलिक निम्न रक्तचाप को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि एक सामान्य व्यक्ति के सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तचाप का अनुपात 120 प्रति 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्लेटलेट्स की प्रतिशतता संख्या में होती है, तो कितनी होती है? तो जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण प्लेटलेट्स की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो जो है कि 8 लाख से 10 लाख तक होती है। 8 लाख से 10 लाख प्रति mm3 होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्लेटलेट्स की संख्या 8 लाख से 10,000 mm3 होती है। ध्यातव्य है कि रुधिर प्लेटलेट्स केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती है तथा इनकी संख्या 1 घन मिली रक्त में लगभग 3 लाख होती है। इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है तथा जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सामान्य वयस्क मानव रक्त दाब mmHg दर्शाता है? तो 120 से 80 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब 120 से प्रति 80 mmH होता है, जबकि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति का रक्तदाब 140 से 90 प्रति 90 या अधिक होता है। बाएं एक्सापिड बल्ब बीच में स्थित होता है, तो बाएं एक्सापिड बल्ब बीच में स्थित होता है, तो जो है कि बाएं अलिंद और तथा दाएं अलिंद के बीच में स्थित होता है। बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद के बीच में स्थित होता है, तो द्विलीय बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद के बीच में स्थित होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठ होते हैं जो एक दूसरे से पेंटों से विभाजित रहते हैं। प्रत्येक निलय तथा आलिंद के मध्य एक छिद्र होता है जिसे आलिंद निलय कपाट कहते हैं। यह सिर्फ निलय की ओर खुलते हैं। इस प्रकार इन कपाटों से होकर रुधिर केवल आलिंद से निलय की ओर जाता है तथा विपरीत दिशा में नहीं जा पाते हैं। दायां छिद्र त्रिदिलीय तथा बायां छिद्र द्विदिलीय कपाट से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महाधमनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, तो महाधमनियां अशुद्ध रक्त जो कि पल्मोनरी में ले जाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पल्मोनरी महाधमनियां शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है। यह शरीर से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी में ले जाती है। ध्यातव्य है कि शरीर में रक्त परिवहन धमनी और शिराओं के मध्य संपन्न होता है। शिराएं जहां शरीर से अशुद्ध रक्त शुद्ध करने के लिए हृदय में ले जाती है, वही धमनियां हृदय द्वारा अशुद्ध किए गए रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है, परंतु पल्मोनरी शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में पहुंचाती तथा पल्मोनरी धमनियां फेफड़ों से अशुद्ध रक्त को ले आने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट का निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हमारे अस्थि का मुलायम और स्पंजी केंद्र है जहाँ रक्त का उत्पादन होता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तथा प्लेटलेट में विकसित होती है। सफेद रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करती हैं तथा लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं एवं रक्त प्लेटलेट स्राव रोकने तथा थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थ्रोम्बिन की उपस्थिति से
रक्त में लाल रक्त कण होता है, रक्त जमता है, रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं, रक्त में आवश्यक हार्मोन्स बनते हैं। थ्रोम्बिन की कमी से क्या होता है? तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति से जो है कि रक्त जमता है, रक्त जो है कि जमता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक जो कि हीमोग्लोबिन है। तो एक समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 16 मिली प्रति डेसी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक समान स्वस्थ व्यक्ति एक समान स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तो समय समय की प्रत्येक इकाई में होने वाले हृदय की धड़कनों की संख्या को हृदय की दर या हार्ट रेट या पल्स रेट के रूप में जाना जाता है। इसे धड़कन की प्रति मिनट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑक्सीजन और अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभिन्न होते हैं। सामान्य एवं स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्फिग्मोमोनोमीटर से माप सकते हैं स्फिग्मोमोनोमीटर से माप सकते हैं नाड़ी दर, श्वसन दर, रक्तचाप सभी। तो स्फिग्मोमोनोमीटर से क्या नाप सकते हैं? तो स्फिग्मोमोनोमीटर से जो है कि नाड़ी दर, श्वसन दर और जो है कि रक्तचाप, तो इनमें से सही हो जाएगा रक्तचाप नाप सकते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, रक्तचाप नाप सकते हैं। तो स्फिग्मोमोनोमीटर से शरीर में रक्तचाप को रक्त के दाब को मापा जा सकता है। यह एक हवा भरने योग्य रबड़ कप जो कि बांह पर बांधा जाता है तथा दूसरी तरफ मरकरी से भरे स्तंभ से जुड़ा रहता है। यह मानव रक्त के सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तचाप को कफ से तीव्रता से दाब घटा या बढ़ाकर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है कि ए बी और ए बी और ओ रक्त समूह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो रक्त समूह की खोज जो कि 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। सामूहिकता एवं सामूहिकरण के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया गया जिसके अनुसार रक्त में ए बी और ए बी तथा ओ कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, ए बी तथा ओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इनमें से कौन सा उतक है? इनमें से कौन सा जो है कि उतक है? तो रक्त जो है कि एक ऊतक है, संयोजिक ऊतक है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? तो इसमें देखिए जब इसके अतिरिक्त यह पोषक पदार्थों वर्ज्य पदार्थों हार्मोन के शरीर के विभिन्न भागों में संचारित करता है। यकृत, पेनक्रियास तथा आहार नली पाचन ग्रंथि है। यकृत, पेनक्रियास तथा आहार नली क्या है? पाचन ग्रंथि है। तो ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? तो ईसीजी मस्तिष्क की, यकृत की, फेफड़े की, हृदय की। तो ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? तो जो है कि ईसीजी हृदय की सही जानकारी देता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाए। ईसीजी हृदय की सही जानकारी देता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट के माध्यम से दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाले विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। इस जांच में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जाता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन एक विद्युत आवेश की वजह से होती है। हृदय आवेश की वजह से हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और हृदय में रक्त प्रवाहित करती है। इसकी गतिविधियों को पता लगाकर हृदय रोगों का निदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? तो 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml खून होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 13 से 15 ग्राम प्रति ml खून होता है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का समान स्तर 13 से 15 ग्राम प्रति मिली रक्त होना चाहिए। मानव हृदय में इनकी उचित मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें
इसमें बताया है कितने व्यक्तियों में कितना रहना चाहिए। तो नवजात बच्चे में जो कि 70 से 22 ग्राम प्रति मिली रक्त होना चाहिए, और बच्चे में नवजात में 70 से 22 प्रति मिली होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए, और बच्चे में जो कि 11 से 13 प्रति ग्राम प्रति 11 से 13 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होना चाहिए बच्चों में। और वयस्क पुरुष में जो है कि 13 से 17 ग्राम प्रति मिली रक्त होना चाहिए, और वयस्क महिला में जो कि 12 से 15 ग्राम प्रति मिली होना चाहिए, प्रति मिली रक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त के जमने से कौन सा प्रोटीन सहयोगिक होता है। तो रक्त के जमने से कौन सा प्रोटीन संयोगिक होता है। तो एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा, फाइब्रिनोजेन, जो कि जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है, लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है तो क्षारीय होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, क्षारीय होती है। तो लसिका एक तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थानों में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है जो रक्त कोशिकाओं की पतली दरारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। लसिका द्रव की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एल्बुमिन का कार्य है। एल्बुमिन का कार्य है तो जीवाणुओं में से लड़ने में सहायता प्रदान करना, प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना, रक्त जमने में सहायता करना, कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना। तो एल्बुमिन का अर्थ है प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना होता है। क्या है एल्बुमिन का अर्थ, क्या है प्लाज्मा में पानी का अंश को नियमित रखना। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एल्बुमिन लीवर द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन है और मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य अंतः सीरिक अनकार्टिक दबाव बनाए रखता है तथा यह प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखता है, और वह रक्त वाहिनियों के भीतर द्रव्य का दाब स्थिर बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का सामान्य पीएच हाइड्रोजन आयन द्राव्य होता है तो कितना होगा। तो 7.35 से 7.45 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। तो रुधिर की शुद्धि जो कि फुफ्फुस में होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो रुधिर की शुद्धि फुफ्फुस या फेफड़े में होती है। यह प्राणियों में हवा या वायु में वापस ले जाने का प्रमुख अंग है। यह एक जोड़े के रूप में वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। फेफड़े या फुफ्फुस का मुख्य कार्य वातावरण में वायु ग्रहण कर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर उसे वातावरण में जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि अनियमित आकृति की होती हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अनियमित आकृति की होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं अवर्णी कोशिकाएं कही जाती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण श्वेत होती है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, अर्थात इनकी आकृति अनियमित होती है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मिमी होती है तथा इनका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा तथा जीवाणु तथा अन्य नुकसानदायक वाह पदार्थों को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, इनमें सभी। तो इनमें सभी जो है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ये सभी। तो 55 से 60% तक होती है प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का द्रव्य भाग होता है। कौन से रंग का, हल्के हल्के पीले रंग का द्रव्य भाग होता है जो कि रुधिर का 55 से 60% तक होता है। रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 8 से 10% में कई प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का हिस्सा होता है। रक्त प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिक आदि प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में इन प्रोटीनों का हिस्सा लगभग 7 से 8% तक होता है, लगभग 7 से 8% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पट्टिका का कार्य होता है। रक्त पट्टिका का कार्य क्या होता है। चोट लगने पर रक्त को जमाना, या चोट लगने पर दर्द को जमाना, या जो है कि स्पर्श करने पर गुदगुदी होना या पसीना निकालना। तो रक्त पट्टिका का कार्य क्या होता है।
तो रक्त पट्टिकाकार जो कि चोट लगने पर रक्त को जमाना होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 12 वर्ष की बालिका के लिए समान हीमोग्लोबिन है, तो 12 वर्ष की बालिका के लिए समान हीमोग्लोबिन कितना होगा? तो जो कि 10 ग्राम प्रति 100 ml होगा, 12 ग्राम प्रति 100 ml होगा। कितना होगा? 12 ग्राम प्रति 100 ml होगा। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का अत्यंत महत्व होता है। समान रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग हो जाते हैं। बच्चों में हीमोग्लोबिन 11 से 12 ग्राम प्रति 100 मिली, रक्त स्त्रियों में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली तथा पुरुषों में 15 से 17 ग्राम प्रति 100 मिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धमनी में रक्तस्राव की पहचान होती है, तो धमनी में रक्तस्राव की पहचान होती है, तो धमनी में रक्तस्राव की पहचान होती है शुद्ध लाल रक्त रंग का चमकीला रुधिर होना, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, तो शरीर के रक्त को शुद्ध करती है तो क्या करती है? शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, तो शरीर के रक्त जो कि ऑक्सीजन शुद्ध करती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन शुद्ध करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि देख लेते हैं, ऑक्सीजन शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, यह एक प्राणदायक गैस होती है। यह क्या है? प्राणदायक गैस होती है। यह जीव जंतु तथा पौधे इसे श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं। जीव जंतु तथा पौधे इसे श्वसन के लिए ग्रहण करते तथा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे प्रयोग में लाते हैं। यह गैस वस्तुओं के जलने में सहायता करती है तथा उनके ऑक्साइड बना लेती है। ऑक्सीजन एवं रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतया होता है, हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतया होता है बेरी क्वाशियोकर, टाइफाइड, अनीमिया, तो अनीमिया होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अनीमिया होता है। तो हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतया अनीमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है, 100 ml मानव रक्त में जो कि 80 से 120 mg ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो 120 से 80 mg होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा जो कि क्लास रक्त वाहिनियों का यहीं पर समाप्त हुआ। अब जो कि तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क का है, तो इसका नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।